हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय वीके शर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आए हैं, दैट इज अ सेंटेंस फॉर्मेशन। आप स्टूडेंट जब किसी बुक में पढ़ेंगे तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन के नाम से मिलेगा टॉपिक, या फिर आपको मिलेगा टाइम एंड टेंस के मुताबिक। तो या तो टाइम एंड टेंस हो, या फिर आपके पास सेंटेंस फॉर्मेशन हो, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस हो। सबका मीनिंग क्या होता है? एक होता है स्टूडेंट। जब हम टाइम एंड टेंस या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हर एक स्टूडेंट्स के दिमाग में एक मिथ होती है कि सेंटेंस तो कोई पढ़ने की चीज है क्या। पर हम जब कंपटीशन के बारे में बात करते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं, आपको एटलीस्ट 2 और 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपको कहां से मिलते हैं? टाइम एंड टेंस से मिलते हैं। इसका मतलब इट ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्टूडेंट, अब बात आती है स्टूडेंट कि देखो, देयर आर 12 फंडामेंटल सेंटेंसेस इन ग्रामर। कितने सेंटेंस होते? 12 सेंटेंसेस होते हैं इसमें। जैसे कि आपने सुना होगा, प्रेजेंट के 4 होते हैं, पास्ट के 4 होते हैं एंड फ्यूचर के 4 होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं? 12 सेंटेंसेस। अब कुछ सेंटेंस काफी बेसिक्स माने जाते हैं, पर कुछ सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं आपको जब कुछ सेंटेंस के बारे में ब्रशअप कराऊंगा और कुछ सेंटेंस को आपको डीपली पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और आपको पता चलेगा स्टूडेंट कि एग्जामिनर कैसे पूछता है, कि आपको क्या किस चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान देना होता है। जैसे कि मैंने आपको इस सामने बताया था कि प्रेजेंट के 4 होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से आपके पास्ट के होते हैं, इसी तरह से आपके क्या होते हैं? फ्यूचर के होते हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस आपके सामने हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ आई आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक यदि मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हो? इसमें व्हेनेवर आई कंडक्ट ऑफलाइन क्लासेस, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं तो ये क्वेश्चन मेरा हमेशा सभी स्टूडेंट्स होता है कि भाई आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हो? तो 90% स्टूडेंट्स, 90% स्टूडेंट्स का आंसर एक ही होता है कि सर, जिस सेंटेंस के अंदर अंत में ता है, ते आते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा ठीक है, आई एक्सेप्ट योर रिप्लाई। आपने कभी किसी क्वेश्चन पेपर में ता है, ते देखा है क्या? जब ताहे तीन नहीं आता है तो आप उसको क्यों अपने दिमाग में रखते हो? अब एक क्वेश्चन और बनता है स्टूडेंट्स कि किस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन सकते हैं। एक तो था कि आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, दूसरा क्या था कि आप किस तरह के सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, इन कॉलोक्यूल लैंग्वेज, हम जब बोलचाल की भाषा में हम चाहे यूज करें प्रेजेंट इंडेफिनिट और चाहे यूज करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिस व्यक्ति से हम बातें करते हैं वो हमारी फीलिंग्स समझ ही जाता है। पर ग्रामर डजंट एक्सेप्ट इट। ग्रामर में क्लियर कट है कि कौन सा सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और कौन सा बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की पहले कि किस तरह के सेंटेंस आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन सकते हैं। तो उसके लिए 5 और 6 रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला, आपके पास क्या होता है? हैबिट ऑफ द पर्सन। किसी भी व्यक्ति की आदत, जब आप लिखना चाहते हो तो किसी भी व्यक्ति की आदत को हम मेंशन करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट होता है रूटीन एक्टिविटीज। स्टूडेंट, जब किसी भी व्यक्ति की रूटीन एक्टिविटीज को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो भी हमेशा रहती है किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट। थर्ड होता है स्टूडेंट्स स्टेटमेंट्स ऑफ फिलोसफर। जब किसी दार्शनिक का कोई भी स्टेटमेंट हम लिखना चाहते हैं, वो कभी भी कंटिन्यूस नहीं रह सकता, हमेशा रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। स्टूडेंट, एक और आपके पास यूनिवर्सल फैक्ट, जो सार्वभौमिक कथन होते हैं, जो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, उनको भी हम मेंशन करना चाहते हैं किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आपने स्टूडेंट कभी सुना होगा कि हेडिंग्स ऑफ द न्यूज़पेपर। आप कभी भी व्हेन यू गो थ्रू द न्यूज़पेपर, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप देखना स्टूडेंट्स, हेडिंग्स हमेशा मिलती है किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वन मोर रूल, एक और रूल होता है स्टूडेंट्स, यदि कभी भी कोई भी एक्टिविटीज और कोई भी एक्शन, कौन सा एक्शन? फ्यूचर का एक्शन, यदि वो निश्चित होता है, यदि वो सर्टेन होता है, पहले से डिसाइडेड होता है, तो वो भी आपको कहां बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में।
तो ये चीजें मैं आपको इलेबोरेटली समझाऊंगा वन बाय वन। ये चीजें मैंने आपके सामने ब्रश अप करने की कोशिश की स्टूडेंट्स, कि जब कभी भी आप व्हेन यू राइट द एसे, व्हेन यू राइट द एप्लीकेशन, व्हेन यू राइट द लेटर, और जब ऐसे सेंटेंस आप कभी भी मेंशन करना चाहते हो, तो यू शुड बियर इन योर माइंड, आपको चीजें अपने दिमाग में रखनी ही पड़ेंगी कि ये सेंटेंस हमको इंडेफिनिट में यूज करने हैं या फिर कंटिन्यूअस में यूज करने हैं। अब बात करते हैं, आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। तो अभी हमारा ताहे तीन से कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल भी। अब बात आती है इसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं और कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको उस दिन बताया था स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में अफर्मेटिव जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद स्टूडेंट्स एस ऑब्लिक ईएस, बताऊंगा एस और ईएस क्या होता है, प्लस आपके पास ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपके पास क्या होता है आरपी। बताना चाहूंगा आरपी में क्या होता है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करता हूं स्टूडेंट, एक्सप्लेन करता हूं। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, कर्ता। किसको बोलते हैं कर्ता, डूअर, काम करने वाले को। अ पर्सन हु डज द एक्शन, जो व्यक्ति काम करता है उसको क्या बोलते हैं हम, सब्जेक्ट बोलते हैं। जो वर्ब किसको बोलते हैं, जो सब्जेक्ट के एक्शन को, जो सब्जेक्ट के कार्य को दर्शाती है उसको क्या बोलते हैं हम, वर्ब बोलते हैं। तो एक शब्द और लिखा मैंने, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर एक्शन किया जाता है, जिसके ऊपर एक्शन आपको करना है, जिसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। स्टूडेंट, जो एक और आपके पास टर्म आई आरपी, हम बार बार यूज करेंगे आरपी। आरपी का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट्स। रिमेनिंग पार्ट किसका, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आपको किसी भी बुक में अदर वर्ड्स मिलेगा, अदर पार्ट मिलेगा, तो सभी का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, पर हम अपनी टर्म का क्या यूज करते हैं, आरपी। आरपी का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब बात आती है मैं जो चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि किस तरह के सेंटेंस आपके सामने पूछे जाते हैं, वो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, अभी उसके बाद में आपको डिस्कस करूंगा इसके बारे में। मैंने एक एग्जांपल दिया, ही इज कमिंग लेट। ही इज कमिंग लेट। सो जनरली व्हेन वी स्पीक इंग्लिश, हम जब इंग्लिश में बात करते हैं इस सेंटेंस को हम काफी यूज करते हैं कि ही इज कमिंग लेट, he is going late, पर ग्रामर doesn't accept it। ग्रामर क्या बोलती है, सेंटेंस आपके पास गलत है, क्योंकि ये क्या इंडिकेट करता है, रूटीन एक्टिविटीज। और जैसे कि मैंने अभी आपके सामने बताया था कि जितनी भी सेंटेंस आपके पास रूटीन एक्टिविटीज के होंगे, जितनी भी आपके पास हैबिट के होंगे, वो सेंटेंस हमेशा किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पर ये सेंटेंस हमने किस में बनाया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। इसी वजह से सेंटेंस आपके पास क्या है, इनकरेक्ट। सी, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने लिखा है एस और ईएस। तो एस और ईएस का मतलब क्या होता है, देखो यदि सब्जेक्ट आपके पास होता है सिंगुलर, सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं आपके पास, ही, शी, इट एंड नेम ऑफ द पर्सन। नेम ऑफ द पर्सन। यदि ये चीज आपके पास होती, ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम, तो हमेशा स्टूडेंट्स यू मस्ट रिमेंबर एस ऑब्लिक ईएस इज एडेड टू वी। यदि आपके पास सब्जेक्ट ये होते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या ऐड करते हैं, एस और ईएस। स्टूडेंट्स, यदि सब्जेक्ट आपके सामने प्लूरल होता है, क्या होता है, प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से, दे, यू एंड वी, और इसमें आई को भी कंसीडर किया जाता है। और इसका मतलब हम कभी भी जब ये सब्जेक्ट होते हैं एस और ईएस नॉट एडेड, किसमें, V1 में, नॉट एडेड टू V1। तो जनरली हम जब ये पढ़ाते हैं तो एक क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिमाग में आती है कि सर आप आई को क्या समझते हो, वाई इट इज नॉट सिंगुलर, आई तो एक के लिए आती है। यदि कभी भी कोई भी व्यक्ति आपसे आई प्रोनाउन के बारे में पूछता है कि आई आपके पास सिंगुलर है या प्लूरल, याद रखना इसका आंसर क्या होता है। आई एक ऐसा प्रोनाउन होता है
जिसका ग्रामर में कोई प्लेस नहीं होता है। समटाइम्स इट कैन बी यूज एज अ सिंगुलर, कभी उसको सिंगुलर भी हम यूज करते हैं। समटाइम्स इट कैन बी यूज एज अ प्लूरल, हम कभी उसको प्लूरल भी यूज करते हैं। और समटाइम्स इट इज यूज एज ए स्पेशल प्रोनाउन, और कभी ये बिल्कुल एज ए स्पेशल प्रोनाउन यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई आपसे ये पूछता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये कौन सा प्रोनाउन है, तो उस समय आपके पास आंसर क्या होगा? प्लूरल। यदि कोई भी स्टूडेंट्स आपके पास पूछता है कि पास्ट कंटिन्यूअस में आई क्या होता है, उधर क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब, वहां क्या हो गया? वो सिंगुलर हो गया। यदि कोई भी व्यक्ति प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पूछता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आई क्या होता है? प्लूरल। इसी वजह से आई का कोई भी स्पेशल प्लेस नहीं है ग्रामर में। इट कैन बी यूज एज अ सिंगुलर, इट कैन बी यूज एज अ प्लूरल, और समटाइम्स इट इज यूज एज अ स्पेशल प्रोनाउन, क्योंकि इसका कोई प्लेस नहीं है। अब बात आती है स्टूडेंट, आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं एग्जांपल देना चाहता हूं इसके। सी, he goes to market, he goes to market daily। स्टूडेंट्स, आपके पास सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। जब सिंगुलर था आपके पास वर्ब क्या है? गो। हमने क्या लगा दिया? ईएस। इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा वर्ब क्या लेता है? सिंगुलर होता है। यदि इन प्लेस ऑफ ही यदि आपके पास होता दे, तो अब आपके पास क्या होता? दे गो टू मार्केट डेली, दे गो टू मार्केट डेली। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि हम वर्ब के बाद एस और एस क्यों लगाते हैं? तो जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में एक चीज आती है कि हम जब एस और ईएस लगाते हैं तो क्या किस में चेंज हो जाता है? प्लूरल में। पर यहां ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा स्टूडेंट्स, इधर देखिए जरा। हमारे पास वर्ब क्या थी? गो। हमने क्या बना दिया? गोज। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने हमारे पास वर्ब क्या थी? राइट। हमने क्या बना दिया? राइट्स। क्या बना दिया? राइट्स। स्टूडेंट याद रखना, यू मस्ट रिमेंबर कि ऑल वर्ब्स आर अवेलेबल इन प्लूरल फॉर्म। ऑल वर्ब्स आर अवेलेबल इन प्लूरल फॉर्म। द मोमेंट वी ऐड एस और एस, तो वर्ब आपके पास प्लूरल से किस में चेंज हो जाती है? सिंगुलर। ये वर्ब आपके पास कौन सी है? प्लूरल। ये वर्ब कौन सी है? प्लूरल। और ये वर्ब आपके पास कौन सी है? सिंगुलर। तो ये स्टूडेंट्स की एक मिथ होती है कि एस और ईएस लगाने से प्लूरल बनता है। नहीं, वर्ब हमेशा क्या बनती है? सिंगुलर बनती है। वाइस वर्सा, उल्टा किसके साथ है? नाउन के साथ है। यदि नाउन में आप एस और ईएस लगा देंगे तो नाउन क्या बन जाती है? प्लूरल। पर वर्ब आपके पास क्या बनती है? सिंगुलर बनती है। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, he goes to market, सब्जेक्ट आपके पास क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लेगा? वर्ब सिंगुलर लेगा, इसी वजह से ईएस लगा दी। यदि आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो अब आपके पास क्या है? गो है। कि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या लेगा? वो प्लूरल लेगा। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति पूछता आपसे, तो यू मस्ट बियर इन योर माइंड कि एस और ईएस लगाने से वर्ब हमेशा क्या बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है। सी स्टूडेंट्स, आई थिंक थिंग्स आर क्लियर, यू कैन नोट डाउन इट। See, यदि हम नेक्स्ट एस्पेक्ट्स, हम अगले एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव, तो नेगेटिव आपके पास क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस क्या? डू या फिर डस। तो आप ऐसे लिखिए उसको, डू डस या डू नॉट, और क्लियर हो जाएगा। डू नॉट या फिर डज नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपके पास क्या मिलेगा? आरपी मिलेगा। सुन, एक चीज याद रखना, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट डज नॉट आएगा। द मोमेंट वी यूज डू नॉट और डज नॉट,
जैसे ही हम डू नॉट और डज नॉट यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें कभी एस और ईएस नहीं आता। एस और ईएस कब आता है? जब आपके पास सब्जेक्ट हो सिंगुलर और सेंटेंस बिकम्स अफर्मेटिव। इधर सेंटेंस आपके पास क्या है? नेगेटिव। तो या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे आपके पास डू और डज आता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है विदाउट एस और ईएस। अब एक न्यू कॉन्सेप्ट, यदि आपके पास डू नॉट कब आता है? जब सब्जेक्ट आपके पास क्या होता है? प्लूरल होता है स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल। और जैसे कि मैंने अभी पहले 5 मिनट पहले बताया था आपको कि सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। यदि हम डज नॉट के बारे में बात करते हैं, डज नॉट किसके साथ आता है स्टूडेंट्स? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। किसके साथ आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ही शी इट दे, नॉट दे, ही शी इट नेम ऑफ द पर्सन। और प्लूरल सब्जेक्ट क्यों बताया था हमने? दे, यू, वी एंड आई, इनके साथ हमेशा क्या आता है? डू नॉट। हमने एग्जांपल दिया, सी स्टूडेंट्स, ही डज नॉट castigate, he does not castigate his servant, he does not castigate his servant। स्टूडेंट सब्जेक्ट आपके पास क्या? ही, हमने क्या यूज किया था? डज। अब आपके पास वर्ब क्या है? कास्टिगेट। कास्टिगेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है विदाउट एस और एस। अब स्टूडेंट्स याद रखना, आपके सामने एक शब्द नया आया कास्टिगेट, तो आपके दिमाग में आया होगा कास्टिगेट का मीनिंग क्या बनता है? ठीक है, कास्टिगेट का मीनिंग बनता है आपके सामने, कभी आपने सुना है रिब्यूक? क्या आपने कभी सुना है चाइल्ड? चाइल्ड मीनिंग ऑफ रिब्यूक, मीनिंग ऑफ चाइल्ड, मीनिंग ऑफ कास्टिगेट, सभी को क्या बोलते हैं? स्कोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्कोल्ड। डांटना फटकारना, डांटना फटकारना, डांटना फटकारना, कास्टिगेट। अब हम पढ़ा तो आपको क्या है? सेंटेंस, पर आपको नए वर्ड्स मिले। ये तीनों वर्ड्स आई थिंक आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, कास्टिगेट, रिब्यूक, चाइल्ड, और सभी का कॉमन वर्ड्स क्या होता है आपके पास में? स्कोल्ड होता है। सी स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर होगा आपके पास में। he does not castigate his servant। यदि in place of he suppose it would have been they, अब आपके पास क्या आता? they do not castigate, they do not castigate their servants, they do not castigate their servants। अब सब्जेक्ट आपके पास सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। क्या लगा दी? डू नॉट। तो लेट द सब्जेक्ट भी सिंगुलर, लेट द सब्जेक्ट भी प्लूरल। यदि सेंटेंस आपके पास नेगेटिव होता है तो उसमें कभी भी एस और ईएस नहीं लगाते। आई थिंक सेंटेंस शुड बी क्लियर टू यू स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट, यदि हम इंटरोगेटिव के बारे में बात करते हैं, इंटरोगेटिव के बारे में बात करते हैं तो आपके पास क्या होता है? पहले या तो मिलेगा डस या फिर मिलेगा डू, उसके बाद क्या मिलेगा? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी और क्वेश्चन मार्क, ये शॉर्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एक जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, एक आपके पास किससे स्टार्ट होता है? डब्ल्यूएच फैमिली से। तो आपके पास डू या फिर डज या फिर सब्जेक्ट, वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आरपी और क्वेश्चन मार्क। आई थिंक एग्जांपल देने की आवश्यकता नहीं कि इज इज वेरी सिंपल। ठीक है, अब एक आपके सामने न्यू कॉन्सेप्ट मिलेगा स्टूडेंट, अभी बताने जा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, वो समझे आप। ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने एग्जांपल दिया, शी डज कम हियर, शी डज कम हियर। आपके सामने वर्ब क्या मिली? डज, और एक कम मिला।
आप कैन एनीबॉडी टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? सो अब ये कंफ्यूजन पैदा करता है यहाँ पर। याद रखना, जब कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर हम एम्फसाइज करते हैं तो उस समय आपके पास हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डज आती है। अब यह सेंटेंस नेगेटिव नहीं, इंटरोगेटिव नहीं है, और इसका मीनिंग क्या है? वो यहाँ आती तो है, वो ये सेंटेंस नहीं बोला मैंने कि वो यहाँ आती है। यदि वो आती है तो सेंटेंस क्या बनता? शी कम्स हियर। पर मैंने आपके सामने क्या बोला कि शी डज कम हियर, इसका मतलब वो यहाँ आती तो है। तो जब हम किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर एम्फसाइज करते हैं तो हमेशा क्या यूज करते हैं? हम। सो आई विल वन मोर एग्जांपल, आई डू अटेंड, I do attend the meeting. I do attend the meeting. अब अगर कंफ्यूजन पैदा होगा आपके सामने कि इधर सी स्टूडेंट मैंने डू भी यूज किया है, अटेंड भी यूज किया है, यहाँ पे सब्जेक्ट आपके पास क्या है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मीटिंग अटेंड करता हूँ। यदि ऐसा होता कि मैं मीटिंग अटेंड करता हूँ तो आपके पास सेंटेंस क्या होता? आई अटेंड द मीटिंग। बट आपके पास क्या मिला? डू। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या बनता है? मैं मीटिंग अटेंड करता तो हूँ। तो सिंपल, जब कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर एम्फसाइज किया जाता है तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है सर। अब नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपके लिए क्लियर होगा और न्यू कॉन्सेप्ट्स होगा। द थिंग्स मस्ट बी क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। वन मोर एस्पेक्ट इज देयर, समझे वो क्या एस्पेक्ट्स क्या है? जब कोई भी सेंटेंस हियर, जब कोई भी सेंटेंस देयर इनसे स्टार्ट होता है तो वो सेंटेंस माना जाता है एक्सक्लेमेटरी और हमेशा बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक बार और समझे, जब कोई भी सेंटेंस आपके पास हियर और देयर से स्टार्ट होता है तो सेंटेंस माना जाता है एक्सक्लेमेटरी और सेंटेंस बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। स्टूडेंट मैंने एग्जांपल दिया, सी हियर कम्स, हियर कम्स राकेश। अब यहां पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, हियर कम्स राकेश। आपको देखने में बिल्कुल अटपटा लगेगा कि हमने कहां हियर लगाया, कहां कम्स लगाया राकेश, पर इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? राकेश यहां आता है। तो जब कभी भी आपके पास सेंटेंस, या मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, देयर गो दे, या देयर गोज राजेश, देयर गोज राजेश, इसका मतलब क्या है? राजेश वहां जाता है, पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना कि जब कभी भी सेंटेंस आपके पास हियर और देयर से स्टार्ट होता है तो कैसे बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और हमेशा यू विल गेट द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसी वजह से ये सेंटेंस क्या माना जाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस माना जाता है। तो ये ऑल अबाउट स्टूडेंट ब्रश अप था किसके बारे में? प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। तो ये चीजें आई थिंक वट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड इन फ्रंट ऑफ यू, I think things must be clear to you. So that was the present indefinite. Present indefinite एग्जामिनेशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर नेक्स्ट हम आपको जो वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट पे, उसमें से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो that will be discussed in next video, students. For listening me, it's thanks a lot.